चलो बच्चों तो शुरू करते हैं वर्कबुक 8 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, अ मेटल स्फीयर हंग बाय अ स्ट्रिंग फिक्स्ड टू अ वॉल। ये मेटल स्फीयर है, एक स्ट्रिंग से एक दीवार के थ्रू लटका हुआ है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर आर शोन इन द फिगर। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? दीवार का एक रिएक्शन लग रहा है, एक mg लग रहा है, W इज इक्वल टू mg, और एक जो रस्सी है उसमें टेंशन लग रहा है। 3 फोर्स लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सबसे पहला, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, जो स्फेयर है, स्फेयर पे इधर क्यों रिएक्शन लग रहा है आर, नीचे की तरफ लग रहा है mg, और इधर की तरफ एक लग रहा है टेंशन। यही 3 फोर्स स्फेयर पे लग रहे हैं। चूंकि स्फेयर रेस्ट पे है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्या होना चाहिए? 0। तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो अपना फर्स्ट आंसर सही हो गया। सेकेंड बी है हमारा टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इसके लिए अपन देखते हैं, इस टी का अपन 2 कंपोनेंट कर देते हैं। एक ऊपर की तरफ टी, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा अपना, तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा जो होगा वो होगा एम डब्ल्यू के बराबर, और टी साइन थीटा का वैल्यू होगा वो होगा आर के बराबर। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आर अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा आ गया आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अपना बी आंसर सही है। सी, टी प्लस आर, टी इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू, नहीं, ये अपना गलत है। अगर ये वेक्टर वाइज होता टी वेक्टर तब भी ये गलत होता टी स्क्वायर, क्योंकि अपना जो आंसर आया वो टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आया। चौथा डब्ल्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा, दोनों इक्वेशन को, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर अपॉन डब्ल्यू। तो हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू आर अपॉन, फिर अपन क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा। तो अपना डी भी सही है, यानी अपना करेक्ट कौन सा आंसर हो गया? ए बी सी, नहीं है, सी गलत है, यहाँ भी सी गलत है, यहाँ भी सी गलत है, तो आंसर सी, सी ऑप्शन इज मोस्ट एक्यूरेट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 थोड़ा एक डिफरेंट सवाल है, आप पहली बार इस तरह का सवाल देख रहे हैं। इसमें हम कुछ आपको बातें बता देते हैं। सबसे पहले सवाल है कि इन द गिवन डायग्राम विथ व्हाट फोर्स मस्ट द मैन पुल द रोप टू होल्ड द प्लैंक इन पोजीशन। वेट ऑफ द मैन इज 60 kg फोर्स। 60 kg फोर्स के बारे में आप समझिए। ये जो 60 kg फोर्स अपना दे रखा है, ये mg का वैल्यू दे रखा है। 60 kg फोर्स, एक kg फोर्स एक यूनिट है मेजरमेंट का। 60 kg फोर्स यानी आदमी का मास है 60, और 60 kg फोर्स का मतलब हुआ 60 इंटू 10 न्यूटन। नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द प्लैंक, रोप एंड द पुली। अपने को प्लैंक का वेट को नेग्लेक्ट करना है, रोप का मास को नेग्लेक्ट करना है, और पुली का मास को नेग्लेक्ट करना है। देखिए बच्चों, आपको यहाँ एक मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पुली है, जैसे हमने पढ़ लिया था एक सवाल, एक बात, कि एक ही रस्सी में टेंशन T1 होती है, और दूसरे रस्सी में जैसे ही बदल जाता है वहाँ टेंशन क्या हो जाता है? T2 हो जाता है। माना टेंशन यहाँ T1 है तो यहाँ भी टेंशन T1 होगा, और इस वाले रस्सी में टेंशन T2 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि या तो T2 बड़ा होगा या फिर नीचे की तरफ लगने वाला 2T1 बड़ा होगा। हम किसी को भी एक बड़ा मान लेते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू मास ऑफ पुल्ली इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि मास ऑफ पुल्ली क्या है? 0। तो बच्चों, जितने भी पुल्ली होते हैं जो मासलेस होते हैं, उनमें ऐसे हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो T2 इज इक्वल टू होगा क्या होगा? 2T1 होगा। चलिए, तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन एफबीडी बनाते हैं। हम एफबीडी बनाते हैं किसका किसका? इस वाले पुली का, इस प्लैंक का, और इस आदमी का। तो जैसे कि इस आदमी का अगर एफबीडी हम बनाएं तो हमारा ये आदमी का एफबीडी है। आदमी के एफबीडी में नीचे की तरफ डब्ल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 60 kg फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल, और ऊपर की तरफ एक रस्सी जो इसके आदमी पर टेंशन लगाएगा। तो हम इस आदमी पे जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो हम लिख सकते हैं n प्लस
T1 इज इक्वल टू W। अब हम इस प्लैंक का APD बनाते हैं। जो नॉर्मल आदमी पे ऊपर लगेगा वो प्लैंक पे नीचे लगेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स है। तो अपन बोल सकते हैं जो प्लैंक पे हम नेट लिखेंगे वो हम लिखेंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू नॉर्मल, और जो पुल्ली पे हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू 2T1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इस वैल्यू को अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपना आ जाएगा, जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो होगी 3T1। नॉर्मल की वैल्यू अगर 3T1 होगी तो इस इक्वेशन में T1 नॉर्मल की वैल्यू लिख देते हैं, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 4T1। तो W इज इक्वल टू 4T1 और W कितना दे रखा है 60 kg फोर्स, तो 60 kg फोर्स इज इक्वल टू 4T1। तो यहाँ से बच्चों जो T1 की वैल्यू आई वो आई 15 kg फोर्स, और इतना ही T1 वैल्यू आदमी रस्सी पर लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, 2 ब्लॉक ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। देन 3 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक है m और m, ये दोनों एक इंक्लाइन प्लेन पे हैं। जो पहला ब्लॉक A रखा हुआ है वो 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है, जो दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है वो 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है। तो जो पहला ब्लॉक है उसको जो आगे की तरफ फोर्स लगेगा, जो उसको नीचे की तरफ ले जा सकता है, वो लगेगा mg sin 60, जिसकी वैल्यू हो जाती है √3 mg/2। और जो B की तरफ लगेगा वो लगेगा mg sin 30, जिसकी वैल्यू हो जाती है mg/2। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर हमारा इस तरीके का सिस्टम हो, एक पे नीचे की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन और एक तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, तो ब्लॉक को किधर जाना चाहिए? सब लोग बोलेंगे कि ब्लॉक को इधर आना चाहिए। ये ब्लॉक कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा या कुछ ऊपर आ रहा होगा, जिधर ज़्यादा फोर्स होगा उधर की तरफ नीचे जाएगा। तो हम क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर √3 mg/2 है, वो mg/2 से ज़्यादा है, इसलिए ये ब्लॉक इधर आएगा और ये वाला किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो हम ऐसे क्लियरली बोल सकते हैं कि ब्लॉक ए मूव्स डाउन द प्लेन, ये अपना सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अ मैन वेट 80 kg, he stands on weighing a scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आदमी है जिसका वेट 80 kg है। वेट 80 kg का मैन वेट्स 80 kg, यानी इसका जो मास आएगा वो 80 × 10 mg की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 80 g। क्योंकि देखिए 80 kg ये मास है, वेट अगर बोलेगा तो मैन वेट्स 80 kg मतलब 80 kg × 10 न्यूटन इसका वेट होगा, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगर लिफ्ट ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है तो उसके अंदर जो आदमी होगा लिफ्ट में वो भी ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही होगी। अच्छा, आदमी की तरफ नीचे लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, तो ऊपर कौन उसको आदमी को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेके जा रहा होगा? नॉर्मल लेके जा रहा होगा। तो हम क्लियरली ऐसे बोल सकते हैं कि n माइनस mg इज इक्वल टू ma, इसलिए n इज इक्वल टू mg प्लस ma। ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो m इंटू जी प्लस ए, m कितना है 80 इंटू जी प्लस ए, 10 + 5 15, यानी ये वैल्यू अपनी हो गई 1200 न्यूटन। अब बच्चों कुछ पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल। वेइंग मशीन वही रीडिंग करती है, वेइंग मशीन हमेशा क्या रीड करती है? नॉर्मल को रीड करती है। किसको रीड करती है? नॉर्मल को रीड करती है। और ब्लॉक और लिफ्ट के बीच में नॉर्मल कितना है बच्चों? 1200 न्यूटन। तो वेइंग मशीन 1200 न्यूटन रीड करेगी, तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि सवाल पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन ए एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही फाइंड्स इट वेटलेस। एक पर्सन है जो एक एलिवेटर में है, किस सिचुएशन में अपना वेट को कम फील करता है?
तो देखिए, वेट को कम फील करना, आदमी वेट कब फील करता है? नॉर्मल के कारण से। नॉर्मल बढ़ेगा तो वेट ज़्यादा फील करेगा, नॉर्मल घटेगा तो वेट कम फील करेगा। तो यानी अपने को देखना है कि एलिवेटर ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है या एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। जब एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगी किसी एक्सेलरेशन से, तो आदमी भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, और एलिवेटर अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी तो आदमी भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। नीचे की तरफ दोनों केस में आदमी पे mg लगेगा और ऊपर के केस में नॉर्मल लगेगा। इस केस में चूंकि नेट फोर्स ऊपर होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर, इसलिए हम इसमें लिखेंगे n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? m इंटू जी प्लस ए वैल्यू यहाँ नॉर्मल बढ़ गई तो ये अपना पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है, यानी एक्सेलरेटर आदमी ऊपर कभी एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। इस केस में अगर अपन बात करेंगे तो इस केस में अपन देखेंगे कि एक्सेलरेशन नीचे, तो इसलिए नेट फोर्स नीचे होना चाहिए, तो हम लिखेंगे एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ एन का वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, ये अपना पॉसिबिलिटीज बनता है। तीसरे केस में अपन ये भी देख लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कितना हो? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो तो आदमी के नीचे एम जी और ऊपर नॉर्मल, यानी एन इज इक्वल टू एम जी, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि इसको वेट कैसा फील होना चाहिए? कम वेट फील होना चाहिए। तो बच्चों, हमें वो ऑप्शन चुनना है जिसमें एक्सेलरेशन नीचे हो। ये तो अपने को समझ में आ गया, सही ऑप्शन हमने 3 कंडीशन मान लिया कि, तो अपने को सही ऑप्शन कौन सा चुनना है? जिसमें एक्सेलरेशन नीचे हो। चलिए, व्हेन अ लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, जब एक लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जब एक लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये अपना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपना ए ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। बी, व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सही बात है, हमें नीचे की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए, तो अपना बी ऑप्शन सही है। सी, व्हेन एलिवेटर मूव अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन जीरो, गलत हो गया। व्हेन एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो बी हुआ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l held vertical by fixed its upper end of at to a rigid support, एक जो चेन है वो ऊपर से एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है। द टेंशन इन द चेन एट डिस्टेंस y फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट इज, चलिए तो अपन बात करते हैं बच्चों कि टेंशन कितना होगा। तो टेंशन हम जानने के लिए हम समझते हैं कि भाई सबसे पहले तो अपने को एक चेन बनाना पड़ेगा, तो अपन चेन एक बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक अपना रिजिड सपोर्ट है और अपने अपना एक चेन बना लेते हैं, तो ये अपनी चेन है। ऊपर से डिस्टेंस y, यहाँ से y डिस्टेंस पे टेंशन पूछ रहा है, तो पूरा लेंथ l है, तो अगर ये y हुआ तो ये कितना हुआ? l माइनस वाई। अच्छा इसका, अच्छा हम बोल देते हैं कि टोटल मास m है, तो 1 यूनिट का मास कितना हुआ? 1 यूनिट लेंथ का मास कितना हुआ? m अपॉन l। तो l माइनस वाई यूनिट का मास कितना हुआ? m अपॉन l इंटू l माइनस वाई। ये सिंपल हमने यूनिटरी मेथड लगाया। तो हम बच्चों एक बात बताओ, हम इसका सिर्फ एफबीडी बनाते हैं इस चेन का, तो इस चेन का अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो नीचे लगेगा mg और ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। और हम चूंकि बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, क्योंकि रेस्ट पे है, तो टेंशन किसका वैल्यू होना चाहिए? इस चेन का जितना मास है, इस चेन का मास कितना है? अगर ये पोर्शन हम पी मान लेते हैं और एक क्यू मान लेते हैं, तो जो मास ऑफ पी क्यू होगा वो होगा m अपॉन एल इंटू एल माइनस वाई। हमने यहाँ पर करके बताया आपको बच्चों यूनिटरी मेथड से। तो T इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? mg, यानी T इज का वैल्यू जो होगा वो होगा mg अपॉन एल इंटू एल माइनस वाई। तो अपना जो सही ऑप्शन आता है वो आता है बी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हम कुछ थोड़ी देर पहले सीखे थे कि अगर एक पुल्ली है और पुल्ली का मास नहीं है, ऊपर टेंशन T2 है, इधर टेंशन T1 है और यहाँ पर भी टेंशन T1 है, तो T2 का जो वैल्यू होगा वो 2T1 के बराबर होगा।
ये हमने आपको प्रूफ करके बताया था। चलिए, तो पूछ रहा है कि द पुल P इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप 14 न्यूटन ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। इस ब्लॉक का जो mg है वो है 14 न्यूटन। एज सोन पुलीज आर आइडियल। आइडियल पुली, आइडियल करने का मतलब क्या है कि पुली क्या है, मासलेस है। फाइन टेंशन न्यूटन इन अपर केबल, इस वाले केबल में टेंशन कितना होगा। तो हमने माना कि P का वैल्यू होगा, P एक फोर्स है, मैंने मान लिया कि जो P है वो एक फोर्स है, ठीक है, कुछ लग रहा है, और P में जो टेंशन होगा वो होगा, इस रस्सी में टेंशन T1, तो इस रस्सी में भी बच्चों T1 होगा, तो इस रस्सी में टेंशन कितना होगा 2T1, तो इस रस्सी में भी टेंशन कितना होगा 2T1। देखिए ये पुल्ली A है, ये पुल्ली B है, ये पुल्ली C है, तो हम तीनों पुल्ली आपको हम दिखाते हैं बना करके पहले, ठीक है, हम आपको तीनों पुल्ली हम बना करके दिखाते हैं। ये पुल्ली अपना पहला पुल्ली है, ये दूसरा पुल्ली है, और ये अपना तीसरा पुल्ली है। तो अगर हम बात करते हैं कि तीसरे पुल्ली को एक P फोर्स से खींचा जा रहा है, जिसके कारण से जो रस्सी में टेंशन आ रही है वो T1 आ रही है, तो जो प्लैंक से अटैच्ड है रस्सी, थोड़ा सा इसको हम प्लैंक भी बना देते हैं आपकी सहूलियत के लिए, जो प्लैंक से अटैच्ड है इसमें भी T1 आएगा, तो यहां पर कितना आना चाहिए टेंशन 2T1, तो इस पुल्ली को नीचे कितने खींचने से फोर्स खींचना चाहिए 2T1 से, तो ये जो रस्सी पूरा ऐसे आएगा, यहां भी कितना आना चाहिए 2T1, तो यहां पर कितना आना चाहिए बच्चों 4T1। देखिए ये जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन आप मत देखिए, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा हर एक पुल्ली का एफबीडी बना करके दिया हुआ है, आपको हम ऐसे ही सिंपली समझा रहे हैं, थोड़ा देर बाद आपको सॉल्यूशन भी समझा देंगे। 4T1, तो पहले ये मेथड आप समझ लीजिए, तो इस पुल्ली पे भी जो नीचे आएगी वो 4T1 आएगी, तो इस रस्सी जो ये कनेक्टेड है इसमें भी कितना होगा 4T1, तो ऊपर कितना होना चाहिए 8T1, यानी जो T1 की अपने वैल्यू कैलकुलेट अगर कर लें तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो कितना होगा 8T1 के बराबर होगा। चलिए अब इसको हम देखते हैं। अच्छा, इसका जो वेट है वो कितना है बच्चों 40 न्यूटन, तो इस पे जो नेट फोर्स हम देखें यहाँ पर लगेगा T1, यहाँ पर लगेगा 2T1, और यहाँ पर लगेगा 4T1, यानी जो नेट ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 71, और इस 71 के वैल्यू कितना है 14 न्यूटन, तो T1 का वैल्यू कितना आया 2 न्यूटन, तो जो ऊपर वाले रस्सी में टेंशन कितना है 8T1, तो 8T1 का वैल्यू कितना है बच्चों 16 न्यूटन। दिस इज फर्स्ट मेथड जो आपको हम डायरेक्ट करके बताएं। अब अपन ये भी समझते हैं कि इस सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है। इस सॉल्यूशन में क्या किया है कि सबसे पहले हमने तीनों पुली को अलग अलग एफबीडी बनाया, बिल्कुल वैसे ही हमने बोला कि जो पहला पुली है उसमें टेंशन है T1, तो ये अपना मान लीजिए पहला पुली है, तो पहला पुली है टेंशन T1, तो यहाँ पर टेंशन T1 और यहाँ पर टेंशन T2, तो वैल्यू क्या हुआ कि 2T1 इज इक्वल टू T2, तो देखिए ये वाली इक्वेशन अपनी आ गई। वैसे इस पुली के बारे में बात करें तो यहाँ पर टेंशन T3, तो ये पूरा घूम के जो रस्सी जाएगा यहाँ पर टेंशन T3, तो T3 का वैल्यू कितना आ गया 2T2। फिर अपन इन तीनों यानी T1 ऊपर, T2 ऊपर और T3 ऊपर, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 14, तो वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट करके यानी आई वो T3 की वैल्यू 8 न्यूटन आई, तो T3 की वैल्यू अगर 8 न्यूटन आई तो T4 कितना होगा। अब इस पुल्ली के पे देखिए इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो T4 कितना होगा, T4 होगा 2T3, T3 की वैल्यू ऑलरेडी अपन ने 8 न्यूटन निकाला, तो जो इस वाले पुल्ली में जो टेंशन आएगा जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना आएगा 2T3 यानी 16 न्यूटन। अपन इधर से भी सॉल्व किए तो 16 न्यूटन आया, इधर से भी सॉल्व किए तो 16 न्यूटन आया।